हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आपने इससे पहले मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो देख लिया होगा। उसमें हमने बताया था कि बच्चे क्या क्या गलती कर देते हैं और उन्हें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी बताया था उसमें कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उसका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मुझे लगता है आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो पहले उस वीडियो को देख लिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लाइव प्रोसेस का ये चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर बात कर ली थी बेसिक्स की। उसके बाद में हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात की थी। उसके बाद हमने हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात की थी, उसके टाइप्स की बात कर ली थी। और अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसकी बात कर ली थी। और आज हम बात कर लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब क्या हो गया ये ह्यूमन के अंदर, मतलब मानव के अंदर कैसे पोषण होता है। ह्यूमन में पोषण की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम दो चीजों को लेंगे। सबसे पहले हम क्या बेसिक्स को पढ़ेंगे। बेसिक्स को मतलब हम पहले बात करेंगे कि ये संरचना जो होती है हमारी, जो पाचन तंत्र की जो संरचना होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचना होती है, वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर जो जो चीजें, मतलब कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मतलब ये जान लेते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, उनके फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो पहली स्ट्रक्चर आती है वो हमारी आती है पहली मुगुआ। मुगुआ मतलब बक्कल कैविटी आती है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब मुख को तो आप वैसे भी बता सकते हो क्या क्या है। पहली एक है क्या है, टीथ। टीथ मतलब दांत। उसके बाद में क्या है, टंग। टंग मतलब जीभ। और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ये सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो वाटरी पदार्थ जो आता है, जो आप किसी खाने को देखने पे जो स्रावित होता है, उसी को लार बोलते हैं या सलाइवा बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या फंक्शन करता है इसके बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कैसे कि आपको सारी स्ट्रक्चर्स का पता चल जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है और वो किसके बाद आएगी और उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या सीक्रेट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें हो गई इसकी बक्कल कैविटी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी के अंदर जो भोजन था, जो फूड पार्टिकल थे, वो किसके बाद में कहा जाता है, उसके बाद में जाता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षणी। ये चला गया फेरिंग्स में। अब हम फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। फेरिंग्स में देखो, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो एक नली इधर से आ रही है, एक ट्यूब इधर से आ रही है और दूसरी ट्यूब इधर से आ रही है। मतलब और ये जो ऊपर वाली ट्यूब जो आ रही है ये किसका पार्ट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो ट्यूब होती है उनका पार्ट होती है, उनकी नली होती है। और ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नली है। मतलब फेरिंग्स क्या है, दोनों का, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। मतलब कॉमन जगह है जहां पे हवा भी आती है, एयर भी आती है और हमारा जो फूड है वो भी आता है। तो ये क्या है, कॉमन पाथवे है। अब क्या है कि यहाँ के बाद में अगर मान लो कि ये तो हमने एलिमेंट्री कैनाल बना रखी है पाचन तंत्र के, पर इसके साइड में क्या होती है, हमारी ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया जो किसका भाग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे, उसमें हम और बता देंगे ट्रेकिया के बारे में। अभी मान लो कि ये ट्रेकिया है, तो जब हम खाना खाते हैं तो एक यहाँ पे एक संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस क्या करती है कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो नली है, ट्रेकिया है, उसे बंद कर देता है। अगर वो बंद हो जाएगा, अगर ये बंद हो गया तो खाना कहां जाएगा, खाना जाएगा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। समझ में आया फेरिंग्स में क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है और वहां पे क्या होता है, समझ में लिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लो फेरिंग्स में चला गया, फेरिंग्स से कहां जाएगा, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर आती है उसका नाम है ईजोफेगस। ईजोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षिका। ईजोफेगस कहां प्रेजेंट होती है, ईजोफेगस आपके गले के अंदर नेक पार्ट के अंदर होती है और थोरेक्स पार्ट के अंदर होती है। मतलब ये गर्दन से स्टार्ट, यहाँ फेरिंग्स के बाद में स्टार्ट होगी गर्दन में और फिर
आपके वक्ष भाग में, मतलब थोरेक्स पार्ट में, और डायफ्राम को पार करते हुए। डायफ्राम का क्या काम होता है ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, पर डायफ्राम को पार करते हुए कहां चली जाती है, आपके एब्डोमेन में, मतलब उदर गुहा में पहुंच जाती है। और जैसे ही ये उदर गुहा में जाती है वहां पे दूसरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है, उसका नाम क्या है, स्टोमक। स्टोमक मतलब आमाशय। अब भोजन कहाँ आ चुका है, हमारे पास भोजन आ चुका है मुख गुहा से, कहाँ आ गया, स्टोमक के अंदर। स्टोमक जो होती है वो क्या होती है, जे शेप की, कैसी, जे शेप की एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर फूड जो होता है वो आपकी इकट्ठा होता है। ये देखो थैलीनुमा लग रही है, और थैलीनुमा होती है, देखो थैलीनुमा कितनी चौड़ी है। तो जब भोजन आएगा तो भोजन इसके अंदर क्या होगा, इकट्ठा होगा। और फिर ज्यादा खा लिया आपने, फ्री का मिल रहा था उस दिन ज्यादा खा लोगे, उस दिन क्या होगा कि थोड़ी सी साइज बढ़ा के उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे भोजन सबसे पहले इकट्ठा होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि स्टोमक के अंदर कौन कौन सी, हमने जैसे बक्कल कैविटी की बात की थी, बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीजें थी, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और उसके अलावा टंग। उसी प्रकार स्टोमक के अंदर बात कर लेते हैं कि स्टोमक के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं। हम अभी सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, उनके फंक्शन की। तो स्टोमक के अंदर क्या होते हैं कि जो स्टोमक की वॉल जो होती है, ये जो स्टोमक की वॉल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का। और उन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। और ये किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का। हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गैस्ट्रिक जूस जो क्या करेगा कि यहाँ पे डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। तो हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक एसिड होता है। उसके बाद में इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, दो, इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने डबल N लिखा है। अगर डबल N लिखा होता है, RENNIN, अगर डबल N लिखा होता है तो वो क्या होता है, एंजाइम। और अगर सिंगल N लिखा होता है, मतलब मैं इसको ये ना लिख के इसको लिखता RENIN, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका हार्मोन। क्या होता है, हार्मोन। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है। तो याद रखना हमने क्या लिखा, डबल N, RENNIN। उसके बाद में इसके अंदर तीसरी चीज होती है, क्या होती है, म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। पेप्सिन को पेप्सिन ही बोलते हैं हिंदी में भी, रेनिन को भी रेनिन ही लिखते हैं। आप लिख लो, चाहे रेनिन को रेनिन ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे हिंदी में। इसका कोई हिंदी वैसे वर्ड नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी वर्ड नहीं बताया। ये लो, ये सारी चीजें, ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट किसमें होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस कहां से आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, मतलब जठर ग्रंथियों से। और जठर ग्रंथियां कहां प्रेजेंट होती है, जठर ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है, बताओ, आपके स्टोमक के अंदर। अब इसके बाद में क्या होता है, भोजन मां यहां पर था स्टोमक के अंदर, जो एंजाइम ने काम किया, जो काम हम बताएंगे वो काम कर दिया। इसके बाद में भोजन क्या है, कहां जाएगा, अगली वाली स्ट्रक्चर क्या दिख रही है, देखो ये ये जो बिंदु बिंदु लगाई है, इसीलिए लगाई है कि ये पीछे, मतलब या इसको पार करके आ रही है, मतलब पीछे से आ रही होंगी। ये एक स्ट्रक्चर आगे है, ये जो यहां से है ये ऐसे आ रही है, ऐसे, इसलिए बता दिया कि पीछे इसके। तो ये क्या है, किसमें आएगा भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे क्या बोलते हैं, छोटी आंत या शुद्धांतर। क्या बोलते हैं, छोटी आंत या शुद्धांतर। जब भोजन स्टोमक से, जब भोजन, ध्यान से समझना, जब भोजन, ये स्टोमक आपका मान लो, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक है, क्या शुरू हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भोजन स्टोमक से, कहां से, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहां होती है अवरोधनी। अवरोधनी मतलब स्फिंक्टर, स्फिंक्टर एक होता है, स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है कि भोजन की एक तरफ गति को रेगुलेट करता है। मान लो भोजन स्टोमक में आया, आपने ज्यादा खा लिया, तो भोजन अगर ज्यादा खा लिया तो अगर कुछ नहीं होता ये, तो क्या होता है, भोजन
आता डायरेक्ट, यहाँ से आया डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ होती है एक स्फिंक्टर जो रेगुलेट करती है कि भोजन को पहले जब तक वो स्टोमक के अंदर पाचित नहीं हो जाता, इसका काम नहीं हो जाता यहाँ वाला, तब तक ये आगे नहीं जाने देता, तब तक ये आगे नहीं जाने देता। इसलिए यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ लिए। अब भोजन हमारे पास आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 20 फीट या 6 मीटर। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बोल रहे हो 20 फीट होती है, और एक नॉर्मल ह्यूमन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 फीट होती है। पिछले वीडियो में हमने 5 से 6 इंच बोल दिया था गलती से। कुछ गलतियां बोलने में हो जाती हैं, तो उनको ज्यादा माइंड नहीं करना। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल के वापस पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो वहां गलती हो गई थी, यहाँ हम सुधार रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 फीट होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 फीट होती है या 6 मीटर होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए मुझे कि ह्यूमन की लेंथ है 5 से 6 मीटर, 6 फीट, 5 से 6 फीट, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 20 फीट। तो ये कैसे ह्यूमन के अंदर रह पाती है। तो देखो आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपका आंसर, जो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, आपके मन में जो आ रहा है उसका आंसर इसी में है। ये देखो कितनी कुंडलित है, कितनी ज्यादा कुंडलित है, मतलब कोल्ड है। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। हमने आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए ऐसा बनाया, और भी बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। इसलिए ये क्या होती है, इतने से वॉल्यूम के अंदर ये 20 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन से चलो वो तो बाद में बात कर लेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया भोजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में भोजन आएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन आएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन को की लेंथ कितनी होती है, पहले लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर या 5 फीट या 1.5 मीटर। अब तो मुझे लगता है कि आपके मन में एक डाउट तो आया होगा कि सर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर या 5 फीट, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ आप बता रहे हो 20 फीट या 6 मीटर। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर लंबी तो ये है, लंबी तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर आपने इसे लार्ज क्यों नहीं बोला, मन में आपके डाउट आ रहा होगा। तो मैं आप क्लियर कर देता हूं कि हम लेंथ के हिसाब से, मतलब लंबाई के हिसाब से हमने इनको नाम नहीं दिया, बल्कि इनके डायमीटर के आधार पे नाम दिया है। जिसका डायमीटर बड़ा है वो लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखो ये कितनी पतली है, और ये देखो एक ये है लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर देखो, इसका व्यास देखो, और इसका देखो, किसका ज्यादा है, इसका। तो हमने व्यास के आधार पर, मतलब डायमीटर के आधार पर इनको नाम दिया है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला है। और उसके बाद में भोजन चला जाता है आपके मलाशय में, रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में एनस के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम एक बात और कर लेते हैं। इससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन बात है कि सब में, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, क्या सब में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या बराबर होती है। मन में आप क्वेश्चन आ सकता है या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या सब में बराबर होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं शाकाहारी जीव, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो किस पे डिपेंड होंगे, या तो प्लांट पे होंगे या इस प्लांट के किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होंगे, वो इन्हें खाएंगे। और मांसाहारी जीव जो होते हैं, मांसाहारी जीव वो किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, इनको खाने वाले किसी एनिमल के ऊपर, इनको खाने वाले किसी एनिमल के ऊपर। ये मान लो कोई भी मांसाहारी जीव है, कोई भी मान लो ये कोई मांसाहारी जीव है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो जब शाकाहारी जीव इनको खाएगा तो इसको पाचन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब इसकी इंटेस्टाइन बड़ी होनी चाहिए या छोटी, ये तो अंडरस्टूड है।
कि बड़ी होनी चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। पर जब मांसाहारी जीव किसी शाकाहारी जीव को खाएगा तो शाकाहारी जीव ने भोजन जब यहां से प्राप्त किया था, मतलब ऑटोट्रोफ से लिया था, तो इन्होंने क्या इसका पाचन तो किया होगा ना, किया या नहीं, इसका डाइजेशन किया होगा। तो अब शाकाहारी जीव जो मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव से पोषण ले रहा है, उससे कुछ पार्ट भोजन का क्या मिल रहा है, पचित मिल रहा है, मतलब डाइजेस्टेड मिल रहा है। डाइजेस्टेड मिलने की वजह से उसको डाइजेशन के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या कि नेचर में जैसे जैसे धीरे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मांसाहारी जीवों की जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो छोटी होती गई और शाकाहारियों की बढ़ी। समझ गए? ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सभी की लेंथ बराबर होती है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों शाकाहारियों की बड़ी होती है और क्यों मांसाहारियों की छोटी होती है। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ सहायक। अपेंडिक्स जो यहाँ लिखा हुआ था परिशेषिका, अपेंडिक्स का अभी कोई यूज नहीं है हमारे शरीर के अंदर। ये पुराने टाइम में जब हमारे लोग ह्यूमन घास खाता था उस टाइम पे सेलुलोज के पाचन के अंदर सेलुलोज के पाचन में सहायक होता था, इसलिए अपेंडिक्स का उस टाइम रोल था। इसको आप ऐसे भी अगर मान लो, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो ऐसे समझ सकते हो, जब किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन, आप सुनते हो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो आपके मुझे नहीं लगता कि घर में कोई डर के बोलता है कि उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। जबकि इसके अलावा किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है या किडनी का ऑपरेशन होता है तो ऐसे यार उसका तो किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें ऐसा डर होता है। पर अपेंडिक्स ऑपरेशन सब नॉर्मली बोलते हैं कि अपेंडिक्स ऑपरेशन, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। अगर इसको हटा भी दोगे तो हमारे जो जीवन शैली है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हमने पूरे स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। अब इसके अलावा और दो स्ट्रक्चर बच गई हमारे पास जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। मतलब जब हम पाचन की बात करेंगे इसके बाद में, तो उस डाइजेशन में जो एंजाइम की जरूरत होती है या और जो चीजों की जरूरत होती है वो उसके अंदर हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है, किसी बोले पहले हम पेनक्रियाज को पढ़ लेते हैं। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसकी प्रेजेंस कहाँ है आप खुद भी देख सकते हो कि कहाँ पे लगा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। मुझे अभी आपके लेवल तक ड्यूडेनम का नाम है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ये मान लो कि इसका जो स्राव होता है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पेनक्रियाज से क्या क्या सीक्रेट होता है, मतलब क्या क्या स्रावित होता है। तो इससे क्या स्रावित होगा, जैसे स्टोमक से क्या स्रावित हो रहा था, मैंने बता दिया क्या स्रावित हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस। तो उसी हिसाब से इससे क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस। जैसे हमने उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमने किसकी बात की थी, उसकी कंपोजिशन की, मतलब उसके अंदर क्या क्या था, क्या क्या था, एक बार सोच लिया, मैं बता देता हूं। HCl था, एंजाइम से पेप्सिन और कौन सा दूसरा, रेनिन। इसके अलावा क्या था, म्यूकस था। उसी प्रकार से हम पेनक्रियाटिक जूस की बात कर लेते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, ये किसके लिए होंगे ये बता देते हैं। ये सारे जो पॉलीसेकेराइड आएंगे, स्टार्च होगी पॉलीसेकेराइड, इसके अलावा आपका फैट आएगी या प्रोटीन आएगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत है, वो एंजाइम कहां से आते हैं, पेनक्रियाज से आते हैं। उसके अंदर कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा एमाइलेज हो गया, जो किसके डाइजेशन को हेल्प करता है, किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को। उसके अलावा क्या होगा, लाइपेज, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है ये अभी हम जब डाइजेशन वाला पार्ट शुरू से वापस इसको पढ़ेंगे तब बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है ट्रिप्सिन। और इसके अलावा दूसरे इसके अंदर होता है बाइकार्बोनेट, SO3- आयन। कार्बोनेट आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, कार्बोनेट आयन, जो क्या काम करते हैं आप खुद सोचना एक बार, मैं तो बता दूंगा, अभी जब वापस बात करूंगा तो मैं बता दूंगा, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि बाइकार्बोनेट का क्या काम हो सकता है। हमें उत्तर बता दूंगा मैं भी, और सोच लेना एक बार कि क्या करता है, क्या आपने सही सोचा है या नहीं सोचा। तो उसकी बात है, अब ये तो होगी पेनक्रियाटिक जूस की बात। हम एक बात कर लेते हैं, लीवर से क्या सीक्रेट होता है। लीवर से क्या सीक्रेट होगा, लीवर मतलब यकृत। लीवर से स्वीकृत होता है बाइल जूस, मतलब पित्तरस। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाइल जूस के अंदर कोई
एंजाइम नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा बाइल जूस, अगर बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं है तो ये फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब कुछ तो हेल्प कर रहा होगा, इससे स्रावित होता है। बाइल जूस के अंदर क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या बाइल जूस जो है वो क्या करता है कि जो फेट के बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है, और इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। मतलब ये फेट के मैकेनिकल डाइजेशन को प्रमोट करता है या करवाता है, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ये जो बाइल जूस जब लीवर से सीक्रेट होकर किस में आता है, गाल ब्लैडर के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर आता है, यहाँ पे कंसंट्रेट होता है, मतलब यहाँ पे सांद्रित होता है और इससे वाटर ले लिया जाता है, और उसके बाद में ये वाइल डक्ट के द्वारा, पित्त नली के द्वारा, कहाँ, यहाँ पे जहां पे पेनक्रियाज का ओपनिंग हो रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे इसकी ओपनिंग हो जाती है और कहाँ चला जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ये सारी बातें मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करवाता है इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। बस आपको स्ट्रक्चर समझ में आई पूरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये समझ में आया आपको। अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लो कि आपने 70% जंग जीत लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर इतना समझ में आ गया तो अब सिर्फ आपको चीजें उठानी है और लगानी है, एक जगह से उठाओ दूसरी जगह लगा दो। सबसे पहले हमने माउथ की बात की थी, मतलब कि मुंह की बात की। बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीजें थी, टिथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। सबसे पहले टिथ की बात कर लेते हैं। टिथ के क्या काम होता है, टिथ का काम होता है, टिथ के दांतों की बात करते हैं। ये जो बड़े पार्टिकल जो हमने फूड लिया उसको किसके अंदर तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। अब क्या है कि ये हमारी जो गुहा हमने बताया एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जो सॉफ्ट होती है मतलब अगर हार्ड पार्टिकल गया तो ये रैप्चर हो सकती है, मतलब टूट सकती है, टूटने का डर होता है, सेल्स डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर हमें कुछ ऐसा लसलसा पदार्थ मिलाना पड़ेगा जिससे कि ये क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर आराम से चली जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके अंदर मिला देते हैं लार, मतलब सलाइवा। मिल गई सलाइवा, ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया, जिससे कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल में चली जाएगी। इतना हो गया। अब ये मिला देगा, पर इसको मिलाने का काम किसका है, यह मिलाएगा कौन, टंग, जीभ। जीभ जो होती है वो इन दोनों को, लार को, सलाइवा को किससे, इस पार्टिकल से मिलाने का काम करती है। समझ में आ गए तीनों का फंक्शन। मैंने बोला था ना कि अगर पिछला आपने थोड़ा समझ लिया तो इसमें कोई जोर नहीं आएगा आपको। तीनों की अगर स्ट्रक्चर आपको याद थी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। अब इसके अलावा हमने एक चीज और बताई थी कि लार के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम भी होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, एंजाइम का पहले नाम बता देता हूं मैं। उसके अंदर उसका नाम था, लार के अंदर जो किसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी। और किसके डाइजेशन को हेल्प करता है वो, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को हेल्प करता है। तो सलाइवरी और उसके लिए एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को के ऊपर ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम काम करता है और उसे किसमें चेंज करता है, माल्टोज में। पर पूरी इसे हिंदी में माल्टोज लिखते हैं, माल्टोज। अब जो वर्ड है वो लगभग इंग्लिश हिंदी में एक ही होते हैं, वैसे हिंदी में। तो ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च क्या कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब जो 100% स्टार्च हमने लिए, क्या वो मुख गुहा के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर ही क्या पूरी माल्टोज में बदल जाती है, ऐसा नहीं है। ओनली 30%, कितनी, 30% स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदलती है। कहां पे, मुख गुहा के अंदर। समझ में आया, मुख गुहा के अंदर क्या हो रहा है। मैंने पहले उसकी स्ट्रक्चर बताई थी, अब उसके काम बता दिए, इससे ज्यादा सिंपल हो गया आपके लिए। और टिथ जो है, टिथ का क्या काम था, टिथ बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा था। तो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। और जो एंजाइम के द्वारा
मैकेनिकल डाइजेशन समझ में आ गया। और जो आम एंजाइम के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन है, मेरे हिसाब से अंतर आपको पता लग गया होगा। अब इसके बाद में फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स की मैंने चीजें उसी टाइम बताई, फेरिंग्स के अंदर कोई डाइजेशन होता नहीं है, तो फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि फेरिंग्स दोनों को कॉमन पाथवे होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ईजोफेगस के अंदर। ईजोफेगस भी जो होती है उसका भी कोई डाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, मतलब खुद का कोई रोल नहीं है। हाँ, जो डाइजेशन होता आ रहा है वो यहाँ ईजोफेगस में होता रहेगा, पर खुद का कोई रोल नहीं होता है गस्सिका का। इसका क्या मतलब कि अब ये क्या करता है, सिर्फ हमारे यहाँ जो भोजन था फेरिंग्स में उसको कहाँ एब्डोमेन में लाने का काम करता है। अब पर आपको एक डाउट जरूर आता है बच्चों को यहाँ पे कि सर यहाँ से भोजन यहाँ कैसे जाएगा, मतलब कि भोजन यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चलो सर आपने बोल दिया वहां से यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ तक तो मालूम भोजन आ गया, यहाँ तक पहुंच गया, पर ये वापस तो जा सकता है, ये आगे क्यों जाता है, ये डाउट आ सकता है कि सर ये आगे क्यों जा रहा है भैया, ये पीछे क्यों जा सकता है। तो उसके लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उस इंटेस्टाइन के अंदर एक मोमेंट होता है, वो समझाता हूं। ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन है, मतलब एलिमेंट्री में। इसके अंदर ये फूड पार्टिकल यहां था, कहीं भी मान लो, मैं इसकी ये एक बार बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की मैं पूरी गति एक बार में बता रहा हूं। ऐसी गति होती है पूरी इंटेस्टाइन के अंदर, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, पूरे पाचन तंत्र के अंदर। देखना ये यहाँ पे है, यहाँ की जो मसल है, सोप तो होता है और मस्कुलर ऑर्गन, यहाँ की जो मसल है यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और इससे जो आगे यहाँ की जो मसल्स हैं, ये मसल जो बची हैं, इनके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन। यहां संकुचन हो रहा है, यहां विकुंचन हो रहा है, मतलब यहां दूर है। तो अब मैं इसकी इंटेस्टाइन की मैं एक संकुचित और जो कॉन्ट्रैक्टिव और रिलैक्सेशन की, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ऐसी हो गई, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो वाली स्ट्रक्चर थी, ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ तो यहाँ वाली स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, ये आगे वाली स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था ये है, पूरे इंटेस्टाइन बता रहा हूं, यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यहाँ पे इसको जगह मिल गई तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये आने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन हो गया, तो ऐसी स्ट्रक्चर फिर बन जाएगी, ये आ जाएगा आगे। इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मोमेंट, मतलब कर्मानुकुंचन गति, इसे क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति। और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, मतलब पूरी पाचक नली के अंदर ऐसे ही मूवमेंट होता है। मैंने अभी जो फेगस में आपको समझा दी है, अब मैं हर जगह ये चीज नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दी, आपको समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हम आपको जरूर देंगे जवाब। जब भी आपको जरूरत होगी, आप जब कमेंट करेंगे उससे 1 या 2 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। ये हो गई हमारी ईजोफेगस की बात। अब तीसरा, यहां तक तो कुछ नहीं था, अब आएगा काम की बात है तो स्टोमक के अंदर। स्टोमक जैसा इसकी स्ट्रक्चर बता चुका था मैं तो आपको। अब स्टोमक के अंदर क्या होते हैं, 3 चीजें थी हमारे पास, किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास क्या थी, 3 चीजें थी। पहली क्या थी, HCl था। दूसरा हमारे पास क्या था, बताओ, मैं बता चुका हूं यार, अब हर बार कितनी बार बताऊंगा, HCl। दूसरा क्या था, एंजाइम थे इसके अंदर। कौन कौन से एंजाइम थे बताओ, पेप्सिन। अब रेनिन को कैसे लिखूं, डबल एन वाला, RANNIN। और तीसरा क्या था, म्यूकस। अब हम इन तीनों के फंक्शन की बात करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, एसिड है। ये क्या करता है कि इस स्टोमक की पीएच को, जो स्टोमक है इसकी पीएच को 1.2, मतलब पीएच को कितनी बना के रखता है, 1.2, मतलब क्या है, एसिडिक बना के रखता है। अब ये एसिडिक क्यों बनाता है, बिना फालतू में तो कोई चीज होती नहीं है, कोई एसिडिक बनी है मतलब इसका कोई रीजन होगा ना। ये एसिडिक पीएच इन एंजाइम के लिए, पेप्सिन और रेनिन के काम करने के लिए अनुकूलित वातावरण है।
मतलब अगर पेप्सिन और रेनिन को काम करवाना है तो हमें पीएच चाहिए एसिडिक, भाई हाईली एसिडिक। तो इसलिए यहाँ की पीएच क्या होती है 1.2 होती है। समझ में आया? इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है कि ये जो एंजाइम स्रावित होते हैं, ये एंजाइम स्रावित होते हैं जब यहाँ की कोशिका जठर ग्रंथिका से जब ये एंजाइम स्रावित होते हैं तो ये क्या होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में स्रावित होते हैं। और जब ये यहां आएंगे इसके अंदर तो ये HCl इन एंजाइम को क्या करेगा एक्टिव करने का काम करेगा। तो HCl के काम पता चल गए, दो काम थे। पहला काम पीएच मतलब वातावरण काम करने के लिए अच्छा वातावरण देना, और दूसरा इनको एक्टिव करने का काम करना, एक्टिव करने। अब इतना होने के बाद में आपको एंजाइम के बारे में बता दें कि एंजाइम का क्या फंक्शन है। ये दोनों एंजाइम पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके हेल्प करते हैं? सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो पहले रेनिन सिर्फ किसमें होता है? बच्चों के अंदर होता है। ये बूढ़ों के अंदर या जवान के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ बच्चों के अंदर पाया जाता है। बच्चे जब मिल्क लेते हैं, शुरू में ज्यादा मिल्क ही पीते हैं बच्चे, तो जब मिल्क लेते हैं तो ये क्या करता है इस मिल्क को गाढ़ा कर देता है, मतलब कार्ड के अंदर या दही के जैसा बना देता है। अब दही के जैसा बनाने के लिए क्यों बनाता है, इसके पीछे का रीजन समझिए। मिल्क क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है। दही क्या है? सेमी सॉलिड है, मतलब थोड़ा सॉलिड हो गया उससे ज्यादा। तो अगर आप लिक्विड आएगा, यहां से लिक्विड आया, लिक्विड यहां से बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि रेनिन है, रेनिन काम करेगा और उसे यहाँ पे थोड़ा सेमी सॉलिड कर देगा, तो यहाँ पे उसके रुकने की टाइम बढ़ जाएगा। इस वजह से रेनिन होता है। और रेनिन जब ज्यादा टाइम रुकेगा तो पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अब पेप्सिन का काम क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया कि रेनिन का क्या काम है। अब मैं पेप्सिन का काम बता देता हूं आपको, ये मिटा देता हूं एक बार। पेप्सिन का काम बता देता हूं। पेप्सिन के लिए किस पे काम करेगा? प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। प्रोटीन के ऊपर किसने काम किया? पेप्सिन ने। और इसे किसमें, प्रोटीन को किसमें बदल देगा? पेप्टोन्स के अंदर। मतलब उसका कुछ डाइजेशन, प्रोटीन का कुछ डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। आपको HCl समझ में आ गया, एंजाइम समझ में आ गया। तीसरा होता है म्यूकस। इस म्यूकस मतलब श्लेष्मा का क्या काम है यहाँ पे? तो श्लेष्मा क्या है कि आपने सुना होगा एसिड के बारे में, आपने देखा होगा कि जब किसी के चेहरे पे एसिड डाल देते हैं, बहुत ये मतलब केस होते हैं, मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी भी अगर ह्यूमन के बॉडी को अगर या किसी भी एनिमल की बॉडी को अगर एसिड टच कर देता है तो वहां से क्या होता है जल जाती है बॉडी। तो अब हमारी तो भैया अंदर ही एसिड है, और वो भी कितना हाईली एसिडिक 1.2 pH, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक। तो अगर गलती से अगर मान लो ये म्यूकस नहीं होता तो HCl यहाँ पे है, तो ये तो है नहीं कि भैया ये यहीं पर है, ये तो यहाँ पर भी जा सकता है ना, और ये यहाँ की सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने यहाँ पे म्यूकस की लेयर लगा दी भैया स्टोमक के अंदर। ये म्यूकस की लेयर लगा दी कि अब एसिड क्या करेगा, अब एसिड कभी भी इस पोर को टच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में एक बैरियर है, क्या? म्यूकस की लेयर। समझ में आ गई? म्यूकस की लेयर जो होती है, जब म्यूकस होता है उसका स्टोमक के अंदर क्या काम आता है, क्या काम होता है, समझ में आया आपको? मुझे लग रहा है बहुत सही समझा रहा हूं। तो म्यूकस क्या करेगा कि इस HCl को इस वॉल के पास जाने से रोकेगा, और क्या करेगा इस वॉल को डैमेज होने से बचाएगा। बचा लिया भैया इसने। पर आपने बहुत बार सुना है एसिडिटी या जलन होना, ये एसिडिटी का नाम आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो, एडवर्टाइजमेंट, और इसके जलन सुनी होगी आपने। तब क्या होता है कि म्यूकस की लेयर खूब बार पतली हो जाती है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या कहीं से डेमो म्यूकस नहीं चली गई यहाँ से, तो ये एसिड कहाँ इन सेल्स को डैमेज कर देता है। ये सेल डैमेज हो जाएंगी, सेल जब डैमेज होंगी तो जलन तो होगी ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वही हमारी एसिडिटी के अंदर आता है। एसिडिटी समझ में आई कि एसिडिटी क्यों है? क्योंकि म्यूकस के लिए कम हो जाती है, उसका फॉर्मेशन कभी कभी कम हो जाता है, उस वजह से एसिडिटी होती है। और मुझे गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन के बारे में सब बता दिया मैंने, यहाँ पे किसका सिक्रेशन और क्या डाइजेशन होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमने लगभग आधा तो पढ़ लिया है, पर अभी तक तो हमने फैट का डाइजेशन की बात भी नहीं की, और हमने 30% स्टार्च की डाइजेशन की बात की है,
और इसके अलावा हमने क्या बात की है, थोड़ी बहुत प्रोटीन का डाइजेशन की बात की है। तो अभी तो बहुत डाइजेशन बचा हुआ है न्यूट्रिएंट्स का। अब आगे वाला जो डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन, बचा हुआ जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब छोटी आंत या शुद्धांत्र के अंदर। बचा हुआ जो भी डाइजेशन होगा वो यहाँ होगा। यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं, ये देखो। पेनक्रियास का जो सिक्रेशन था, जो पेनक्रियाटिक जूस था, वो कहाँ पे आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब यहाँ आ रहा है, मतलब यही डाइजेशन करेगा। लीवर से जो हमारी बाइल जूस आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब ये दोनों चीजें भी कहाँ इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं, पेनक्रियाज, के बाद में लीवर, और इसकी जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, वहां से भी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन मतलब आंतर, मतलब आंतरे इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होता है इसका। जो सिक्रेशन, इनके पेनक्रियाटिक सिक्रेशन बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम तीनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर के अंदर क्या था, क्या सिक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सिक्रेट हो रहा था। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम था नहीं, कोई एंजाइम नहीं था। वो किस में हेल्प कर रहा था, सिर्फ फैट के डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहा था। मतलब जो पार्टिकल, जो फैट के बड़े पार्टिकल थे, उन्हें छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ने का काम कर रहा था। हमने टिथ के अंदर भी आपको बताया था कि बड़ा जो फूड का पार्टिकल था उससे छोटे भागों में तोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। उसी प्रकार से जब फैट के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है तो इसे भी मैकेनिकल डाइजेशन ही बोलते हैं। तो ये किसमें, लीवर का जो बाइल जूस था, वो बाइल जूस किसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा अब मैकेनिकल डाइजेशन होने से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, फैट का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो लाइपेज एंजाइम है वो इसके ऊपर अच्छे से काम कर रहा है। एक इतने मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है या इससे ज्यादा है, एक इस पे काम कर रहा है। तो मुझे लगा सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो इस पे जल्दी काम होगा, ज्यादा काम होगा। इसके अलावा हमने बाइल जूस का एक और कंपोजिशन बताया था, उसके कंपोजिशन में एक चीज और बताई थी, वो थी कार्बोनेट आयन, SCO3- आयन। कौन से थे, SCO3- आयन। और मैंने उस टाइम आपको बोला था कि आप ये सोचो कि SCO3- आयन क्या करते हैं। अगर आपने सोच लिया तो मैं अब आपको बता देता हूं ये क्या करता है। यहां स्टोमक की पीएच कितनी थी, 1.2 एसिडिक। यहां से भोजन जो था, जो फूड पार्टिकल था, जो फूड पार्टिकल नहीं, मतलब जो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया तो उसे बोलते हैं काइम बोलते हैं। तो वो जो था वो क्या आएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टोमक के अंदर पीएच है। ये जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर स्टोमक के अंदर है, यहाँ 1.2 पीएच का ये भैया पार्टिकल है। ये भैया यहाँ पे तो म्यूकस की लेयर थी, यहाँ पे मान लो ये है, यहाँ पे तो म्यूकस की लेयर है। म्यूकस की लेयर क्या है, इसको बचा रही है। जब ये 1.2 पीएच का यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो इसको कोई म्यूकस की लेयर है नहीं, तो मतलब यहाँ की मेम्ब्रेन को ये डैमेज कर देगा ना। तो इसी के लिए पेनक्रियास से भी हमने SCO3- बताया था और लीवर से भी, हम दोनों की बात साथ बता देते हैं कि SCO3- आयन यहाँ पे आता है और इस जो 1.2 pH है इसे न्यूट्रलाइज कर देता है और बेसिक बना देता है। समझ में आया कि जो 1.2 एसिडिक pH थी उसे न्यूट्रलाइज तक ले जाके बेसिक में ले जाते हैं। मतलब ये जो SCO3- आयन है वो उस फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक pH में। आगे बात समझ में कि SCO3- का काम क्या था, ये एसिडिक जो स्टोमक के अंदर था उसे बेसिक में बदलने का काम करते हैं। अब इसके अलावा SCO3- आयन यहाँ पे बेसिक pH क्रिएट करके जो यहाँ के एंजाइम होते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, उनके काम करने के लिए एक अच्छी जगह, मतलब सिचुएटेबल या जो उसके काम करने के लिए अच्छी जगह होती है,
मतलब अनुकूलित जगह होती है, वो बनाने का काम करते हैं। अब पेन हमने लीवर की बात कर ली, लीवर से क्या सीक्रेट होता है उसकी बात कर ली, उसका क्या काम होता है वो भी बात कर ली। अब हम इसके बाद में बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। इसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही, मुझे लगता है कि आपको आ रहा होगा, पता होगा। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस से क्या क्या सीक्रेट होता है वो हमें पहले बता चुका हूं। पेनक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय रस। H3- आयन सीक्रेट होता है, उसकी बात तो हो गई है कि वो उसको बेसिक बनाने का काम करता है। एसिडिक फूड आ रहा था, उसे बेसिक बनाने का काम करता है। अब पेनक्रियास है, ये किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सबसे पहले हेल्प करेगा। कार्बोहाइड्रेट उनका डाइजेशन करेगा, उसमें क्या करता है ये कि स्टार्च पे काम करता है। कौन सी स्टार्च? 30% कहाँ पे? सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा काम हो गया था। तो बची हुई जो स्टार्च है मतलब 70% जो बच गई है उसको किसके अंदर चेंज करेगा, किसके अंदर बदलेगा? डाई से के राइड के अंदर। इसे हिंदी में डाइसेकेराइड ही बोलते हैं। तो किसके अंदर बदलता है? डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे माल्टोज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा? वही एमाइलेज। कौन सा एंजाइम काम आएगा? एमाइलेज एंजाइम। एक माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। ये डाइसेकेराइड है। अभी इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन सिंपलेक्स मॉलिक्यूल का होता है, मतलब जो उनकी एक इकाई होती है, मतलब जिससे मिलके बने होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कभी भी डाइसेकेराइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अभी तो इनको फर्दर डाइजेशन और करना है इनका। तो वो कौन करेगा? वो करता है इंटेस्टाइनल जूस, मतलब आंतरिक रस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो इनका आगे डाइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। एक बार हम स्टार्च की बात होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात होगी। इसके बाद में हम दूसरा बात कर लेते हैं किसकी? फैट की। फैट का मैकेनिकल डाइजेशन कौन करता है? लीवर, बाइल जूस के द्वारा, पित्रस के द्वारा। अब फैट के ऊपर कौन काम करेगा? लाइपेज एंजाइम आता है, यहां से लाइपेज एंजाइम आता है। ये लाइपेज एंजाइम फैट को किसके अंदर बदल देगा? डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड के अंदर बदल देगा। पर इनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अभी, क्योंकि मोनोग्लिसराइड भी जो होती है या डाइग्लिसराइड होती है, ये भी किसी से मिलके बनी होते हैं। तो अभी भी इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके लिए भी किसकी जरूरत होगी? इंटेस्टाइनल जूस की जरूरत होगी। अब तीसरा क्या था हमारे पास? बची हुई प्रोटीन। कुछ प्रोटीन का किसने डाइजेशन कराया हो गया था स्टोमक के अंदर? पेप्सिन के द्वारा हो गया था। अब बची हुई जो प्रोटीन थी उसके ऊपर कौन काम करेगा? एक एंजाइम बताया था पेनक्रियास के अंदर, एक एंजाइम बचा है, कौन सा है? ट्रिप्सिन। और इसके अलावा जो प्रोटीन और जो पेप्टोन बच गए थे, उन दोनों पर ही काम करेगा। पेप्टोन, जो पेप्टोन्स कहां बने थे? हमारे स्टोमक के अंदर बने थे ना, उन पेप्टोन्स में, उन पे ट्रिप्सिन काम करेगा। और उन्हें किसमें बदलेगा? डाई पेप्टाइड्स के अंदर। किसमें बदलेगा भैया? डाई पेप्टाइड्स के अंदर बदल गई। हो गई बात इतनी। अब अभी इनमें किसी का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है हमने वो बता दिया कि पेनक्रियाटिक जूस ने इतना बदल दिया। अब इतना होने के बाद में अब आता है किसका काम? इंटेस्टाइनल जूस का। किसका काम आता है? इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस इन्हीं पे काम करती है। मैं ये मिटा देता हूं। किस पे काम करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, या जो आंत से जो सीक्रेट होता है, जो आंत से आता है, इंटेस्टाइन से आता है, उसका काम आएगा। तो इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं कि माल्टोज का आगे फर्दर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? माल्टेज एंजाइम।
और इसे किसे में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जो ये ग्लूकोज होती है ये क्या होती है, क्या होती है, सिंप्लेक्स इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट में। क्या होती है, सिंप्लेक्स इकाई। इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे। इसका क्या होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्या थी, माल्टोज थी, और क्या क्या बनी थी हमारे पास, डाइसेकेरेट क्या क्या बनी थी, और लैक्टोज। लैक्टोज पे क्या काम, कौन सा एंजाइम काम करेगा बताओ, लैक्टेज एंजाइम काम करेगा। और लैक्टेज एंजाइम इसको किसमें बदलेगा, किसमें, ग्लूकोज और किसमें, फ्रक्टोज के अंदर। ये भी सिर्फ फ्रक्टोज भी, ग्लूकोज तो सिर्फ बता दिया, फ्रक्टोज भी सिंप्लेक्स इकाई होती है। इसका भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद में एक और बताई थी हमने, कौन सी थी, सुक्रोज। सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, सुक्रेज। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, सुक्रेज। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, लैक्टोज को लैक्टोज लिख लो, इसे माल्टोज को माल्टोज लिख लो, इसको सुक्रेज लिख लो। और इसे किसमें किसमें बदलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये जो गैलेक्टोज है वो भी क्या होती है, सिंप्लेक्स इकाई होती है। इसका भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। समझ में आ गया कि आगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने शुरू से लेके पूरा बता दिया है, और उसकी हमने सिंप्लेक्स इकाइयां बना दी हैं, इसकी कार्बोहाइड्रेट की। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरी आती है, और क्या आती है इसके बाद में, फेट। अब हम बात करते हैं फेट की। फेट कहां तक टूट चुकी थी, मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड या किसमें, डाइग्लिसराइड में। इसका आगे कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे वो लाइपेज, ये आएगा इंटेस्टाइन से आएगा लाइपेज। कहां से आएगा, इंटेस्टाइन से। और लाइपेज एंजाइम काम करेगा, और इसमें किसमें बदलेगा, जिससे बनी होती है किसमें, फैटी एसिड, मतलब फैटी अम्ल, और किसमें, ग्लिसरॉल में बदलेगा। ये सिंप्लेक्स इकाई होती है, और इनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास, चलो ये नीचे बता देता हूँ। हमारे क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कहां तक बदल गई थी, डाइपेप्टाइड तक। ये जो डाइपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड्स होती हैं, इनके ऊपर एंजाइम कौन सा काम करते हैं, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम काम करता है। ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम इनको किस में बदलता है, एमिनो एसिड में, मतलब एमिनो अम्ल के अंदर बदलते हैं, और इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब बहुत के मन में आ रहा है कि सर बहुत देर से आप बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अब हमें ये बताइए कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो अब हम ये समझ में आ गया, हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन देख लिया है कि उनकी मोनोसेकेराइड यूनिट, जो मोनो जो यूनिट बनती है, सिंप्लेक्स यूनिट जो बनती है, वो कैसे बनती है, हमने ये बता दिया आपको। अब हम एक बात कर लेते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने के लिए क्या परिवर्तन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं। क्या होते हैं, अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं। ये अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं, मान लो ये इंटेस्टाइन की वॉल थी। अब इसको अगर थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ऐसे अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं। आया समझ में, ये ऐसे इंटेस्टाइन की वॉल थी, इसके अंदर ऐसे अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई मतलब दीर्घाणु ऐसे कुछ बोलते हैं। ये विलाई क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन का क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा
जो भोजन यहाँ से यहाँ पहुंचने में अगर एरिया ज्यादा मिलेगा तो एब्जॉर्ब भी ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम होता, एरिया कम मिलता, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो विलाई सरफेस एरिया बढ़ा के भोजन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। इसके बाद में अगर ये इधर वाली मान लो इंटेस्टाइन की बोलती, यहाँ पे था ये ग्लूकोज था, एमिनो एसिड मान लो, ग्लूकोज मान लो, इसके अलावा फ्रक्टोज मान लो या ग्लिसरॉल मान लो, सब है। 1 सेकेंड में बदल गए थे। यहाँ क्या होती है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिनी जो होती हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। जो रक्त वाहिनियां होती हैं, कौन सी? ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल होती हैं वो ज्यादा मात्रा में होती हैं, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करते हैं, यहाँ से फूड को लेती हैं, या फूड को नहीं लेते हैं, फूड गलत वर्ड हो गया, जो इनकी सिंपलेक्स इकाइयां, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, इनकी सिंपलेक्स इकाइयां हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, या इनको लेती हैं और कहाँ ले जाती हैं? हार्ट के अंदर। हार्ट से कहाँ पे? पूरी बॉडी के अंदर वहां जहां इनकी जरूरत है। किसी टिश्यू को बनाना है, किसी ऑर्गन को बनाना है, या वहां पे इनको ले, या किसी सेल डैमेज होगी, सेल को रिपेयर करना है, वहां पे ले जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। और जो फैट का जो मतलब ग्लिसरॉल और जो क्या बने थे, फैटी एसिड, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन सा एक होता है? हमारे पास क्या बना था? क्या आया था लीवर से? बना नहीं था, क्या आया था लीवर से? बाइल जूस। वो बाइल जूस इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मतलब फैट के एब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है। ये एब्जॉर्प्शन की बात कंप्लीट हुई कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में ये वाटर या ड्रग्स मान लो, ड्रग्स का जो आप यहां से चला जाता है कहां पे? मलाशय में जाके क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। उसके बाद में गुदा द्वारा या एनस के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है या एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया है। सारी बातें जो आपके एनसीईआरटी में लिखी थी, या उसको एनसीईआरटी की लाइनों को जो समझने के लिए जो जरूरी था, मैंने वो सब चीजें आपको बताई हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए। हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर, जब भी आप कमेंट करोगे। हमारे अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। जैसे आपको पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत होती है ना, वैसे हमें पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। और हमारा मोटिवेशन आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है। तो आप अगर देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे क्या है कि हम मोटिवेट होंगे तो हम और अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।